जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका चौबे की चौपाल में। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सबके सपोर्ट से अब जो हमारी चौपाल फैमिली है वो 100+ मेंबर्स तक पहुँच चुकी है। तो बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिएगा और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। तो बस मैं आप लोगों को बस ऐसे ही चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जो राजनीति है उसके जो चोली दामन का साथ है अपराध के साथ, उसके विषय में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय राजनीति है उसमें अपराध और अपराधियों का जो स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन गया है आज के समय में। और ये कोई आज से या कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। राजा महाराजाओं के ज़माने से ये चला आ रहा है कि अगर किसी को अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल रखना होता था तो पहले के समय में वह अपने जो कुछ चुनिंदा सैनिक होते थे उनको भाई जनता के ऊपर नज़र रखने के लिए या दबाव बनाने के लिए रखा करते थे। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सत्ताएं बदली। जैसे कि का जो इतिहास के छात्र हैं या इतिहास के विषय में जानते हैं, सभी जानते होंगे दिल्ली सल्तनत के विषय में। तो उस समय जितने भी वंश हुए या राजा हुए उस वंशों में, उनकी सेनाएं तो वैसे भी लुटेरी थीं, क्योंकि वो लूट का जो सामान धन या माल जमा करते थे उसमें से हिस्सेदारी होती थी। कितना परसेंट राजा का और 20% राजा का, 80% सेना का, इस तरीके से उनका बंटवारा चलता था। फिर मुगल आए, मुगलों ने भी यही किया। उनकी तो वो तो थे ही लुटेरे। और उसके बाद फिर उनसे भी बड़े लुटेरे आए अंग्रेज, और उन्होंने तो वही किया कि जैसा अभी पिछले दिनों एक टर्म बहुत यूज़ हुआ, भारतीय सेना के मेजर साहब हैं, उन्होंने जो टर्म यूज़ किया कि किले के दरवाजे हमेशा अंदर से ही खुलते हैं। तो अंग्रेजों ने तो जो भारतीय थे, जो रसूखदार भारतीय थे, उन्हीं का इस्तेमाल किया सत्ता आगे चलाने के लिए। और उनके द्वारा ही जो बाकी आम नागरिक थे उनके ऊपर दबाव बनाना, कर वसूलना, या अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ वो खड़े हो जाएं तो उसको दबाने के लिए उनका इस्तेमाल करना और अपनी सेना में शामिल करके उनका इस्तेमाल करना। तो ये तो चलता चला आ रहा था। फिर जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जब ये राजनीतिक पार्टियां अस्तित्व में आने लगीं तो इन्होंने उनका इस्तेमाल करने लगे। तो जो पहले के डाकू थे अब वो फिर थोड़े से मॉडर्न हो गए, उनके हथियार बदल गए और स्थान बदल गए। कहीं चंबल में रहने लगे तो कोई भी नदी का जो कटरी क्षेत्र था वो सुरक्षित नहीं था, वहाँ पे उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए और नेताओं के कहने पे या पैसों के लिए वहाँ से जो आम जनता थी उसके ऊपर अत्याचार करने लगे। कहीं लूट मार के लिए, फिर वोटिंग के दौरान बूथ कैप्चरिंग करना या फर्जी वोट डलवाना। तो ये सब काम तो शुरू से चलता चला आ रहा था। फिर कुछ समय बाद इन डाकुओं को या इन अपराधियों को ये समझ में आया कि अगर हम सामने किसी नेता को जितवा सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते, और हम क्यों नहीं जाके फिर विधानसभाओं में या संसद में बैठ सकते। फिर इन्होंने अपनी जो टेक्निक थी उसे बदल दिया। फिर ये बोले कि अब हम किसी को जिताने की जगह खुद ही चुनाव लड़ लेंगे, और जैसे इन्हें जिताते हैं वैसे खुद जीत लेंगे। और फिर यही होना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं से लेकर के संसद तक में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे वो आके बैठने लगे और उनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अब क्या ही कहा जाए, हमारे देश की कानून जिस प्रकार का कानून व्यवस्था है, सदियां लग जाती हैं केस खत्म होने में, तब तक वे अपना चुनाव लड़के जीत के अपनी पेंशन ले लेते हैं, अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं में या भारतीय सत्ता में बने रहने के लिए जो अपराधियों की और बाहुबलियों का इस्तेमाल करने की वह शुरू से चलती चली आ रही है, आज भी चल रही है। और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है या किसी एक राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ना हो। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। तो इसलिए तो मैं यही कहता हूँ कि किसी के ऊपर आप ऐसे ब्लाइंडली भरोसा मत करिए कि हाँ इस पार्टी में सब अच्छे हैं या इस पार्टी में सब खराब हैं। सब एक दूसरे से अपना फायदा देख के काम करते हैं। और आज के समय में तो अब जनता थोड़ी बहुत जागरूक हुई है, लेकिन हाँ जो अभी पिछले लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उसमें भी हमने देखा
कि कई राज्यों से ऐसे लोग भी जीते जो अभी तक जेल में हैं। वो एक बार भी संसद का एक भी सत्र अटेंड नहीं कर पाए हैं, लेकिन वह जीत गए, जबकि उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं कि वो आतंकवादियों के समर्थक हैं या खुद ऐसी इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जिनके कारण उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है, लेकिन वो चुनाव जीते और वो संसद सदस्य बन गए, चाहे वो पहुंच पाए हों अटेंड करने या ना कर पाए हों। बन तो गए ना। जिताया किसने? आम जनता ने। किस वजह से जिताया वो तो आप सभी जानते होंगे। तो इसीलिए ये जो चोली दामन का साथ है ये शुरू से चलता चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है। बाहुबल के नाम पर और अन्य प्रकार के जो ये लोग अपनी राजनीति रचते हैं उसके नाम पे, जनता को डराना हो या अपना कोई काम निकलवाना हो, किसी सरकारी कर्मचारी को डराना हो, लोग इन प्रकार के बाहुबलियों का इस्तेमाल करते हैं। और या वोट कहीं पे अक्सर आप देखते हैं कि नोट बट रहे हैं, कहीं शराब बट रही है, ये तो खुल पब्लिक डोमेन में चीजें हैं सब। कहीं भी किसी भी राज्य में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो सभी लोग देखते हैं कि ऐसा होता है और ज्यादातर सभी राज्यों में होता है। तो ये कहना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि किसी एक राज्य में होता है या किसी एक शहर में होता है, ये तो सभी जगह होता है। तो इसीलिए तो जो आम नागरिक है या कोई अच्छा लीडर है भी, तो अगर वो नॉर्मल या हम कह सकते हैं परिवार से आता है, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो वो इतनी आसानी से राजनीति में सफल हो ही नहीं सकता। क्योंकि पहले तो या तो फिर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहाँ पे सबसे यहाँ जहाँ पढ़ाई की जगह सिर्फ राजनीति ही होती है, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके पास इतना धन नहीं है या आपके ऊपर जो आपके अपोजिशन में जो खड़ा है उसके साथ बाहुबल का समर्थन है। तो वो हमेशा यही होता है। इसलिए आप देखते हैं जब भी किसी राज्य में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो इलेक्शन होने से पहले ही विभिन्न प्रकार की हत्याएं होनी स्टार्ट हो जाती हैं। और ये तो आप सभी देखते होंगे, इसमें कोई वो बात नहीं है कि हाँ किसी राज्य में हो रहा है या किसी में नहीं हो रहा। लगभग सभी राज्यों में ये होता है। हाँ, कुछ जगह का ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और कुछ जगह का हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन होता सब जगह है। और इसी लोकसभा चुनाव में हमने ये भी देखा कि एक फॉर्मर आईपीएस वो इलेक्शन हार गए, लेकिन वो लोग इलेक्शन जीत गए जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो अब ये जनता को सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, पहले तो ये होता था कि हम पार्टी देखते थे और कैंडिडेट नहीं देखते थे। पिछले कुछ समय से ये हो रहा था कि इंसान कहता था कि हमने पार्टी देख के वोट दिया है, कैंडिडेट देख के वोट नहीं दिया। तो अब आपके और हमारे सोचने का नज़रिया बदलना पड़ेगा कि अब हमें कैंडिडेट को देखना है, उसकी क्वालिफिकेशन देखनी है, तब वोट देना है। और ये तभी होगा जब जो आम नागरिक है वो जागरूक होगा। वो मैं अपनी एक आधा पहले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ कि अब समय आ गया है कि जो भारतीय राजनीति है इसमें भी एक शिक्षा का जो बैरिकेड है उसे लगाने का समय आ गया है। कि चाहे प्रधान का चुनाव हो या माननीय राष्ट्रपति का चुनाव हो, उन सभी में एक क्वालिफिकेशन का दायरा तय होना चाहिए कि मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि भारत विश्व गुरु बने, सही में आगे बढ़े या विश्व शक्ति बने, तो उसके लिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस मुद्दे पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, किसी भी राजनेता या राजनीतिक पार्टी को लेकर के युद्ध मत छेड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। तो किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में कमेंट सेक्शन में युद्ध मत करिएगा। जो आपके सही पॉइंट, अगर आपके अंदर कोई विचार है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा कंटेंट आपको किसी भी लिहाज से अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।